हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। ठीक है ना भैया। सबसे पहले मौसम क्या है इसको समझ लिया जाए। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की अपना स्थान का परिवर्तन जब वो समय के सापेक्ष में करता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु जो है वह गति में है या मौसम में है। जैसे कोई बिंदु है, कोई आदमी या कोई व्हीकल है जो आपका मान लीजिए 9 बजे अपने घर पे था और विद्यालय आया है वो 9:15 बजे। ठीक है भैया, 9:15 बजे। तो कैसे वो विद्यालय आया है, उसने क्या किया है, अपने स्थान को परिवर्तित किया है। वो जो पहले अपने इनिशियल स्थान मान लीजिए 0 किलोमीटर का था और अपना फाइनल स्थान जो कि उसका स्कूल का स्थान है वो मान लीजिए 3 किलोमीटर के ऊपर। उसने अपने स्थान को परिवर्तन किया है, तभी तो ये दूरी हमारी बढ़ गई है और समय हमारा साथ ही साथ बढ़ रहा है। तब हम जब वो कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करे समय के सापेक्ष, समय बढ़ता है जैसे जैसे उसने अपनी दूरी को भी परिवर्तित किया है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति या वस्तु मोशन में है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लिए हैं। इसको इंग्लिश का है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन। ठीक भैया। सबसे पहले अब पोजीशन को हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा कि पोजीशन का मतलब क्या है। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति उसकी क्या पोजीशन है या कोई वस्तु उसकी क्या पोजीशन है। जैसे एक वस्तु है यहाँ पे और इस बिंदु से हम उसकी दूरी नाप रहे हैं। ठीक भैया। तो आप ये समझिए कि किसी बिंदु से किसी वस्तु की जो दूरी होती है वही उसकी पोजीशन होती है। ठीक ना। लेकिन क्या ये हमेशा एब्सोल्यूट होता है, ये हमेशा फिक्स होता है? नहीं। ये बिंदु तर बिंदु या किसी अदर व्यक्ति के सापेक्ष में यह डिफरेंट हो सकता है। समझ रहे हैं? ये देखने वाले के ऊपर है कि वह किससे कितनी दूरी पे उपस्थित है। जैसे ये देखिए, इस वाले बिंदु से, बिंदु ए से ये और बिंदु बी में, ये देखिए बिंदु ए से यह वस्तु जो है वह ज्यादा दूरी पे है बिंदु बी के सापेक्ष में। ठीक ना भैया। आप लोग समझेंगे कि देखेंगे कि ए जो है वह ज्यादा दूर है बी के। इसी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेफरेंस पॉइंट। जिस बिंदु से हम लोग देखते हैं किसी भी वस्तु को उसी कहते हैं रेफरेंस बिंदु, या उसी को हम लोग कह देते हैं ओरिजिन। समझे भैया? ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखने की स्थिति देखने वाले के ऊपर निर्धारित होता है। उसी देखने वाले की दृष्टि को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ओरिजिन। ठीक भैया। चलिए, ये हमारा हो गया कि मोशन क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे कि मोशन कितने प्रकार से होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि मोशन जो है या फिर लगातार होगी या फिर रुक रुक के होगी। लगातार हो सकती है या रुक रुक के हो सकती है। इन जनरल हमारे लाइफ में जो कोई भी मोशन होता है वो लगातार नहीं होता, वो इन जनरल हम लोग रुक रुक के उसके रफ्तार में अपने परिवर्तन करते हैं। कभी हम लोग रुकते हुए चलते हैं, कभी तेज कभी धीमे। ठीक ना भैया। इसीलिए जो हमारा मोशन वो कहलाएगा जब हमारा डिस्टेंस और टाइम स्पीड जो है लगातार अप एंड डाउन होता जाएगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक भैया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको कहते हैं जब हमारे गति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, एक ही रफ्तार से हम चलते नहीं हैं। हमारे डेली लाइफ में यही मोशन अवेलेबल होता है। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग असमान गति। असमान गति कहते हैं भैया इसको। लेकिन अब ये सोचिए कि हमारी घड़ी अगर ऐसे मोशन करने लगे, हम लोग की जो घड़ी है अगर ऐसे मोशन करने लगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि घड़ी खराब हो गई है। वो कभी धीमे हो जाए कभी तेज हो जाए, ये ऐसे होता भी है किसी किसी घड़ी में। अगर वो धीमा होता रहे तेज होता रहे, मतलब वो एक ही रफ्तार से लगातार ना चले, वह धीमे तेज होता रहेगा, तो ऐसी घड़ी को हम कहते हैं खराब घड़ी। ये है। लेकिन जो हमारा डेली लाइफ में जो हम लोग घड़ी यूज करते रहते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने शेड्यूल को रिपीट करता रहता है भैया। समझे ना। वो लगातार अपनी रफ्तार को यूनिक ही रहता है, वो बदलाव उसमें नहीं लाता, यूनिफॉर्म रखता है। तो ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं हम लोग बाबू? इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए भैया? यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान
एक समान गति, समझे आप लोग, एक समान गति कहते हैं इसको हम लोग। कब? जब हमारे जो चीजें हैं वह समान गति से लगातार वो मोशन कर रहे हैं समय के साथ, उसमें कोई परिवर्तन ना आवे। जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में उसका रफ्तार था वही हर पॉइंट्स पे सेम टू सेम होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ गए हैं आप लोग? ये तो हो गए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, कैसे कैसे हमारे मोशन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ मोशन क्या है। ठीक भैया, कितने तरीके से हम लोग मोशन हमारे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। तो हम लोग इन जनरल देखेंगे कि हम लोग 3 तरह के मोशन को अपने लाइफ में फेस करते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है हमारा रोटेशनल मोशन, और थर्ड हमारा है वाइब्रेशनल मोशन। आप लोग फिजिक्स के जो इनिशियल स्टेज में पढ़ते रहे होंगे सॉलिड वगैरह के बारे में, तो 1-2 चीज़ों से उसमें आप लोग फेस किए होंगे, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक ना। ट्रांसलेटरी मोशन से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन में आप लोग क्या देखेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा जो बॉडी होता है वह बार बार एक ही रूट को रिपीट नहीं करता है, बार बार एक ही रूट को रिपीट नहीं करता है। इसमें हमारा इन जनरल मोशन जो होता है वो कैसा होता है भैया, इसमें हमारा जनरली जो हमारा मोशन होता है वो होता है लीनियर, लीनियर या इसे कहते हैं रेक्टलाइनर मोशन, ठीक ना। यह एक सीधी रेखा में गति हो, एक सीधी रेखा में गति होगी तो हमारा जो मोशन कहलाता है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। या फिर हल्का सा उसमें कर्व भी उपस्थित हो सकता है, कर्वेटरी मोशन भी हो सकता है वो, ठीक ना भैया। इसमें थोड़ा सा कर्व भी उपस्थित हो सकता है, पूरी तरह से वो सर्किल रूट नहीं होगा लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा कर्व भी उपस्थित होगा। इन जनरल इसका अगर आप लोग फिगर बनाएंगे, कोई रूट ये है रेलवे ट्रैक जैसा आप देखिए, और उसी तरीके से कर्वेटरी में हल्का से देखेंगे आप कहीं पे मोड़ वगैरह रहता है कि ये हमारा जो मोशन प्राप्त होता है उस समय वो हमारे क्या कहते हैं बाबू, वो हमारे हैं ट्रांसलेटरी मोशन, समझे आप लोग। तो ट्रांसलेटरी मोशन में आप लोग क्या कहेंगे भैया कि इसके अंदर हम लोग जनरल अपना जो मोशन करते हैं लाइक एक सीधी रेखा में गति करें या फिर थोड़े से मोड़ाव के साथ, थोड़े से उसमें गोलपन रहता है या थोड़ा सा झुकाव रहता है, उस तरह के जो मोशन होते हैं वो हमारे होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा आप लोग समझेंगे कि ये रोटेशनल मोशन क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रोटेशनल मोशन क्या है। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार रिपीट करते हुए एक सर्किल ऑफ टाइम को रिपीट करते हुए उसी पॉइंट पे वो बार बार रीच करता है, तो उस तरह के जो हमारे मोशन होते हैं उसे कहते हैं हम रोटेशनल मोशन। लाइक अब देखिए जैसे हमारी घड़ी जो है इसके अंदर जो हमारे क्लॉक्स हैं, इसके हमारे अंदर जो निडल्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम एक समय के बाद आप लोग देखेंगे लाइक ये 12 आवर के बाद आवर की जो इसकी नीडल है वह अपने रोटेशन को रिपीट करता रहेगा। एवरी 12 आवर और टाइम के बाद वो अपने नीडल अपना रोटेशन कंप्लीट करता रहता है। तो ऐसे मोशन जो होते हैं वो देखिए सर्कुलर पोर्शन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कैसा हो रहा है, सर्कुलर पोर्शन हो रहा है। तो क्या रोटेशनल मोशन क्या होगा, ऐसे मोशन जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को अगेन एंड अगेन रिपीट करे तो क्या कहलाएंगे उसको बाबू हम लोग, उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। चलिए अब रोटेशनल मोशन में आप लोग, अब रोटेशनल तो हमने देख लिया, हम कहे कि ये रिपीट हो रहा है एक टाइम इंटरवल के बाद, लेकिन कितने तरीके से हो सकता है। देखिए एक तो हमारा जैसे हम लोग की घड़ी है, एक हमारी घड़ी है, तो ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर सर्कुलर है ना, तो ये हमारा कैसा हो गया, पहला एक तो हमारा हो गया सर्कुलर मोशन हो गया ना बाबू, एक गोल में वह एक गति कर रहा है, लगातार एक गोले में गति कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए रोटेशन ही में ही आपका प्लानेटरी मोशन भी आते हैं, जो आपके प्लैनेट्स हैं जिसमें हम लोग अवेलेबल हैं या जो हमारे गैलेक्सी या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो देखिए वो भी तो रोटेशन ही कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक ही पोजीशन पे अगेन एंड अगेन वह रिपीट कर रहे हैं ना बाबू, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए ये हमारे कैसे हो गए, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया प्लानेटरी
मोशन, इसी को कह सकते हैं आप अंडाकार गति या एलिप्टिकल मोशन। समझे भैया? आपका रोटेशनल मोशन के अंदर ही ये भी आता है। समझ गए ना भैया? कौन सा? एक तो हो गया हमारा जो घड़ी की तरह है, वो लगातार एक पर्टिकुलर ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट एंड रिपीट कर रहा है। दूसरा आपका प्लैनेट वाला सिस्टम, वो प्लैनेट वाला जो सिस्टम होता है वो इलिप्टिकल होता है ना, उसका पोर्शन लाइक ये है और ये आपका हो गया सन और ये हो गया हमारे प्लैनेट लाइक अर्थ। ठीक ना? वो देखिए एक वो सर्कुलर रूट पे नहीं चलता, वह रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो इलिप्टिकल रूट को अपने तय करता है, वो अंडाकार को ही गेन करता है। समझ गए ना भैया आप लोग? चलिए अब तीसरा आप लोग समझेंगे क्या? तीसरा आप लोग समझेंगे वाइब्रेटरी मोशन। ठीक ना? चलिए आप लोग जब फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे मेटल का सॉलिड में मेटल के बारे में आप लोग जब पढ़ रहे थे तो आप लोग उसको पढ़े रहे होंगे कि उसके जो अणु होते हैं, जो उसके एटम्स होते हैं, वह एक पर्टिकुलर एरिया में अगेन एंड अगेन टू और फॉर वो मोशन करते रहते हैं। चलिए वहां न जाते हुए हम लोग अपने डेली लाइफ से ही रिलेट कर देते हैं। ठीक ना? जो हम लोग सब देख रहे हैं, सबके घर में इन जनरल मैक्सिमम लोग देखे होंगे या टीवी मोबाइल कहीं पे भी देखे होंगे कि घड़ी एक देखे होंगे पुराने समय में, पेंडुलम वाली घड़ी। पेंडुलम घड़ी देखे ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या? सिंपल पेंडुलम। ठीक भैया? सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन। हमने क्या कहा कि एक कोई वस्तु, ये वस्तु है, वह किसी भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच में अपने मोशन को रिपीट एंड रिपीट करता रहे। समझ रहे हैं भैया? तो ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं हम लोग? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आप लोग घड़ी में पेंडुलम देखे होंगे, वो एक पर्टिकुलर उसके पास एरिया होता है, उसी में वह टू फार आगे पीछे वो करता रहता है। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। समझे आप लोग भैया? ऐसे मोशन को कहते हैं हम लोग वाइब्रेटरी मोशन। हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं? मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक भैया? रेफरेंस पॉइंट ये देखने वाले के ऊपर निर्धारित होता है, यही बताया था हमने, रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन कि पहला हम लोग क्या पढ़े? ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा वाइब्रेशनल मोशन। समझ गए? चलिए ये तो हमारा हो गया भैया कि मोशन क्या है और मोशन के प्रकार क्या है। चलिए अब ये समझ लीजिए कि मोशन कितने प्रकार से होते हैं भैया। ठीक ना? मोशन कितने प्रकार से, जब मोशन हमारा होता है, गति जो कोई व्यक्ति या वस्तु करता है, तो उसमें कितने प्रकार के मोशन अवेलेबल होते हैं, उसमें कितने प्रकार के मोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे कि देखिए कोई हम लोगों ने अभी ट्रांसलेटरी में ही पढ़ा था ना कि कोई वस्तु है जब वह एक सीधी रेखा में गति करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उस गति को? हमने कहा था रेक्लाइनर मोशन कहा था ना भैया। तो इसमें आप लोग इतना समझिएगा कि वो जो मोशन होता है वो 1 डायमेंशन में होता है, वह अपने पाथ को बिल्कुल भी बदलता नहीं है, ना वो दाहिने बाएं ऊपर नीचे कहीं भी वो मोशन नहीं करता, वो एक सीधी रेखा में अर्जुन की तरह वो मछली की आंख को देख रहा है, एक सीधी रेखा में वो देखेगा, उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बाबू? ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्लाइनर मोशन या लीनियर मोशन। समझ गए? ये तो एक टाइप हो गया। हम लोग अपने लाइफ से रिलेट करते हुए बता रहा हूँ बाबू कि ये कितने प्रकार से हम लोग मोशन करते हैं। पहला ये हो गया। अब दूसरा ये बताइएगा, हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसमें देखिए लंबाई भी है और ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और ऊंचाई भी है। इसमें हम लोग कितने डायमेंशन का यूज कर रहे हैं? एक तो है हमारी ऊंचाई और दूसरी है हमारी लंबाई। विड्थ का हम लोग, चौड़ाई का हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें 2 डायमेंशन का प्रयोग करते हैं। तो जब हम 2 डायमेंशन का प्रयोग करते हैं तो वो एक पन्ने की तरह हो जाता है, लाइक प्लेन, वह एक तल की तरह हो जाता है। तो दूसरे तरह के मोशन, जैसे इस बोर्ड पे हम इस चौक से लिख रहे हैं, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे हम? ऐसे मोशन को क्या कहेंगे हम लोग?
मोशन ऑन अ प्लेन, मोशन ऑन अ प्लेन, ठीक भैया। तल पे गति, तल पे, ठीक ना, जैसे इस बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। तीसरा आप लोग चिड़िया को गौर से देखिएगा, ठीक ना। चिड़िया में आप लोग जहाज को देखिएगा, कभी भी जहाज की चाहे लैंडिंग हो या वह उड़ना प्रारंभ करे तो उसकी गति को देखिएगा। वो शुरुआत करता है एक सीधी गति से, एक लाइन में वो मोशन करना प्रारंभ किया, ठीक ना। फिर उसने थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तित किया, लंबाई जा रहा था, अब लंबाई के साथ साथ ऊंचाई में भी परिवर्तित किया, ठीक ना। और एक पर्टिकुलर ऑफ टाइम के बाद वह ऊपर स्पेस में चला जाता है, ठीक ना, मतलब आकाश में वह उपस्थित रहता है, ठीक। तो जब हम लोग तीनों डायमेंशंस का एक साथ प्रयोग करें, लाइक लंबाई का, साथ ही साथ चौड़ाई का, साथ ही साथ ऊंचाई का, यानी कि तीनों डायमेंशन का हम लोग प्रयोग करें। जैसे इस समय हम लोग मोशन में हैं, तो इसमें हम आगे भी जा रहे हैं, पीछे भी, इधर, और थोड़ा बहुत चलते हुए ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं बाबू? मोशन इन अ स्पेस, समझे भैया? कौन से मोशन को हम स्पेस का मोशन कहेंगे? जो मोशन हमारे तीनों डायमेंशन का एक साथ प्रयोग करते हैं, ऐसे मोशंस को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? मोशन इन अ स्पेस, समझे आप लोग? तो हमारे डेली लाइफ से कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा लीनियर मोशन, एक सीधी रेखा में हमने गति किया, दूसरा है हमने एक तल पे गति किया, और तीसरा हम लोगों ने स्पेस में गति किया। तीनों के तीनों अक्षों का प्रयोग करते हुए, समझ गए भैया? चलिए, अब इतना हम लोगों ने समझ लिया है, तो अब थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग क्या है बाबू डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। इन दो के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या है, सुनिए, क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीजें आपके चैप्टर मतलब आपके लाइफ में भी इन्वॉल्व हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। अभी ये काफी मायने रखेंगे अभी आपके चैप्टर में, मतलब आपके लाइफ में। चलिए समझते हैं डिस्टेंस क्या है, समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। इन जनरल डेफिनेशन, टोटल पाथ लेंथ जो होता है कोई भी मोशन में, जो हमारा टोटल पाथ लेंथ जो होता है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक ना भैया? क्या हमने कहा? टोटल पाथ लेंथ। किसी भी व्हीकल या किसी भी इंसान या वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं बाबू? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक ना। अब डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनेशन है उसको समझ लीजिए। शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये करिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यही हमारे क्या होता है बाबू? ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? क्या हमने कहा? डिस्टेंस क्या होता है? ये टोटल पाथ लेंथ होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक ना, कुल दूरी। और ये होता है उसके द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य सबसे मतलब छोटी दूरी जो होती है उसी कहते हैं हम लोग क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए प्रॉपर एक बेहतरीन एग्जांपल है, इमेजिन करिएगा, ठीक है ना। हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इससे ही हम लोग दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को दोनों समझ लेंगे। इमेजिन कीजिएगा, अभी देखते रहिए, ठीक ना। ये मान लीजिए किसी का ये घर है, हाउस, ठीक ना, किसी भी हमारे भैया लोगों का हाउस है, ये उनका स्कूल है, ठीक है, और ये उनका क्या है? इसको हम बना देते हैं पार्क। भैया लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद घर न जाके डायरेक्ट स्कूल से पार्क चले जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है हमारा, कोई भैया है हमारे, वो अपने घर से आ रहे हैं, कहाँ पे बाबू? वो आ रहे हैं स्कूल, ठीक ना।
अब मान लीजिए उन्होंने कुल दूरी तय की है 3 किलोमीटर की, ठीक। और घर से उसके बाद वो कहाँ, स्कूल से कहाँ गए, वो डायरेक्टली गए पार्क में, वो घर नहीं गए गलत काम है लेकिन गए, ठीक ना। वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप किए और वो कहाँ गए बाबू, वो गए पार्क में, ठीक ना। अब हम क्या कहेंगे, टोटल उनका डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, तो हमने क्या कहा, टोटल पाथ लेंथ जो होता है वही उनका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लाइक वो देखिए स्कूल से घर, ये घर से स्कूल गए, यहाँ पे 3 किलोमीटर का तय किया, और स्कूल से फिर पार्क गए, यहाँ पे कितना किलोमीटर का तय किया, 4 किलोमीटर का, समझ गए ना भाई। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया 3 + 4, यानी कि टोटल कितना उन्होंने तय किया, 7 किलोमीटर। ये तो हो गया उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। लेकिन अब अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट उनका क्या था, हमने कहा उनका इनिशियल पॉइंट यहाँ से ही शुरुआत किया था, अब फाइनल पॉइंट जहाँ पे वो पहुंच गए, ठीक ना। इसके बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है बेटा, वही हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। टोटल इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाउंड अप करें, तो इसके लिए देखिए आप लोग इसका राइट एंगल ट्रायंगल का आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि इसमें यहाँ राइट एंगल बन रहा है, ये 3 है, यहाँ 4 है, और इसके ये वाला आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा, ये हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ठीक ना, यही पढ़ा होगा। लंबाई का घात है और चौड़ाई की घात, तो लंबाई हमारी कितनी है 4 किलोमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और चौड़ाई ऊंचाई कितने हैं, ये 3 किलोमीटर है। टोटल कितना होगा बेटा, 16 + 9 = 25। अब हमें क्या फाउंड करना है, इसके बीच की ये हाइपोटेनियस, इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है ना, हाइपोटेनियस। तो इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस का ये हो गया ये 25, और जब हम स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना बाबू, यही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, और ये आपका हो गया डिस्टेंस 7 किलोमीटर। दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है ना, यही है बाबू, बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन का हम लोग यूज नहीं किया, हमने टोटल को ऐड अप कर दिया है, टोटल को ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन से मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा मिल गया डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब इस फिगर से आप लोग क्या समझे, इस डिफिनीशन से, चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं बाबू। चलिए इसको इरेज किया, तो आप लोग अब हम कहें अब दूसरा कोई हम फिर से ले रहे हैं रूट। पहली बार हमने रूट का डायरेक्शन चेंज किया था, इस बार हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेंगे, ठीक ना। ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है, कोई है ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, तो ये 3 किलोमीटर का है, और ये इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से सी के पॉइंट के बीच में ए बी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा ना बाबू। यहाँ पे टोटल 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन साथ ही साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने क्या कहा था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिस्टेंस के डिफरेंस जो है, तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए टू सी डिस्टेंस कितना था 7 है ना, और इनिशियल पॉइंट 0 था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 7। आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है ना, तो इससे एक रूल हमारा जनरेट हुआ है, उस रूल को सब लोग नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक भैया। उसको क्या करेंगे आप लोग, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है बाबू, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वह या तो छोटा होगा, या तो वह छोटा होगा, या तो वह बराबर हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। समझ गए भैया कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जो है या तो वह छोटा होगा, या तो वह उसके बहुत ज्यादा हुआ तो बराबर हो सकता है, समझ गए ना। चलिए ये एक सिस्टम हो गया। चलिए
अब डिस्टेंस का यूज करते हुए हमारा कौन सा सिद्धांत आएगा और डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हुए क्या आएगा, हम एक साथ इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक ना भैया। चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस का प्रयोग करते हुए हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, ठीक ना। और डिस्प्लेसमेंट का जहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे वहां पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वहां पे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, समझ गए, वेलोसिटी के बारे में। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का हमने बताया था कि ये डायरेक्शन इसमें उपस्थित होता है, डायरेक्शन से मतलब होता है, ठीक ना। उसका कारण क्या है और उसको कहते क्या है बाद में समझेंगे, कई लोग जानते भी होंगे। हाँ, इसको इन जनरल जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जान लीजिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जहाँ पे डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होती है, टोटल लेंथ हमें ऐड करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर। तो इससे जो जनरेट होंगे, लाइक डिस्टेंस से हमारे जनरेट हुए स्पीड, ये भी स्केलर होंगे, और डिस्प्लेसमेंट से हमारा जनरेट होगा क्या बेटा, वेलोसिटी, ये क्या होंगे, ये वेक्टर होंगे, समझ गए ना। चलिए अब स्पीड क्या है उसको समझ लेते हैं। स्पीड में क्या होता है बाबू, कोई भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा कुल तय की गई दूरी समय के सापेक्ष में, ठीक ना, टोटल पाथ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, ठीक ना, टोटल टाइम। हमने क्या कहा, टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम, उसने एक कुल समय में कितनी तय की गई दूरी है उसके द्वारा हम लोग क्या फाउंड करते हैं, स्पीड। लाइक हमने क्या कहा, अब फिर से उसी फिगर से हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए, अब उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रखते हैं 30 किलोमीटर और इसको रखते हैं हम लोग 40 किलोमीटर, ठीक ना। यहाँ पे A है, यहाँ B है और यहाँ C। इसने कुल तय की गई ये 30 किलोमीटर, उसका रोड बहुत अच्छा मिला, इतनी दूरी उन्होंने 1 घंटे में तय की मान लीजिए। और B से C के बीच में उसको रोड सही नहीं मिला, इतनी दूरी उन्होंने 1.5 आवर में, 1.5 घंटे में तय की, ठीक ना। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्पीड का हमने क्या बताया, टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, A to B कितना हमने तय किया, दूरी बाबू तय किया 30 किलोमीटर A to B, और B to C हमने कितना तय किया, ये हमारा हो गया 40 किलोमीटर। और टोटल टाइम हमने कितना लिया, A से B के बीच में हमने 1 घंटा लिया था और B से C के बीच में हमने कितना लिया, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे। टोटल कितना हो गया हमारा, 1 + 1.5 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये 2.5 घंटे हो गए। 70 किलोमीटर हमने तय किया कितने में, 2.5 घंटे में, ठीक ना। अब इसका हम लोग जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्या हमारा वैल्यू हो जाएगा बेटा, चलिए ये पॉइंट बढ़ाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना। ये हो गया 25, ये हो गया 50, ठीक ना। 25 गुना 50 बचे कितने, 20, और 25 8 200, ठीक ना। 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने कुल दूरी तय की, समझ गए भैया, समझ गए ना। चलिए अब उसी तरीके से अब हम लोग क्या फाउंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से होते हुए हम लोग फाउंड करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के क्या हमने कहेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला जो हमने बताया था इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम मिटा रहे हैं, चलिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या सिद्धांत था बेटा, तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। किसी टाइम इंटरवल के बीच में बेटा
कुल तय की गई जो डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू होगी उन दोनों का जब हम लोग रेशियो फाउंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगी वेलोसिटी। ठीक है ना, उसी का इमेज ध्यान रखिएगा, ये 30 है, ये 40 है, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 900 1600। ठीक है ना, दोनों का ऐड करेंगे 2500 और उसका हम लोग जब स्क्वायर रूट फाउंड अप करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 50। कितना आ जाएगा बेटा 50। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें कितना मिल गया था 50 किलोमीटर और उसका टोटल हमने लिया था 2.5 घंटे। समझ गए ना भैया, कितना लिया था हमने 2.5 घंटे। तो उसका जो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 50/2.5। ये हमारा कितना हो गया, ये 20 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी से उस गाड़ी ने तय की गई है टोटल दूरी। समझ गए भैया आप लोग। चलिए इसको समझिएगा। एक चीज आप लोगों ने अभी देखा होगा कि स्पीड की भी यूनिट, स्पीड की जो यूनिट थी ये भी हमने क्या यूज किया, किलोमीटर पर। उसी तरीके से हम लोग क्या किए, वेलोसिटी की जो यूनिट है ये भी हमने क्या किया था, किलोमीटर आवर ही यूज किया है। दोनों का यूनिट सेम रहता है, अंतर बस इतना रहता है कि ये डायरेक्शन लेस होता है और ये डायरेक्शन के विद डायरेक्शन होता है भैया। समझ गए ना, यही होता है। इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। समझ गए भैया। अभी हम चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू, दोबारा एक बार हल्का सा रिवीजन करेंगे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। समझ गए ना भैया। तो स्पीड के लिए क्या है, दोबारा देखिएगा, चेंज इन, इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन पोजीशन पर यूनिट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना उसने पोजीशन चेंज किया था, यही हमने कहा था स्पीड का फॉर्मूला था। और वेलोसिटी क्या कहा था हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखें डिस्प्लेसमेंट का आप लोग समझ ही गए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड जो हमने किया है। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि स्पीड से एवरेज स्पीड हम लोग कैसे फाउंड करते हैं। क्या एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा कि एक पैकेट में जो हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे थे यूनिट ऑफ टाइम में, लाइक फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में हमने क्या किया था, x1 डिस्टेंस कवर अप किया था, सेकंड यूनिट ऑफ टाइम में हमने क्या किया था, x2, उसी तरीके से x3, उसी तरीके से हम लोग मूव करते गए। उसी हिसाब से टोटल टाइम ऑफ यूनिट ऑफ टाइम लाइक t1 और t2 और t3, इनके रेशियो को जब हम लोग फाउंड करेंगे क्या बेटा हमें मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा। समझ गए ना। उसी तरीके से वेलोसिटी के में हम लोग क्या फाउंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, इसमें होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल और फाइनल के डिफरेंस और टोटल टाइम टेकन में जो रेशियो होता है वही हमारा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा। क्या हमने कहा था कि इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस या कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही हमारा क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी। समझ गया ना भाइयों। ये हमारा क्या होगा, ये हमारी होगी टोटल एवरेज वेलोसिटी। समझ गए।
चलिए अब इससे वेलोसिटी से रिलेट करते हुए एक चीज को हम रिपीट करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन को और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी के सापेक्ष में, उसमें तो हम लोग स्पीड के सापेक्ष में किए थे, ठीक ना। चलिए तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग बताया था जहां पे नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक ना, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, साथ ही उसके यूनिट ऑफ टाइम के पोजीशन में भी, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी उसने दूरी तय की है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट ऑफ टाइम, समझ गए ना। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे बेटा हम लोग, यूनिफॉर्म। और जहां पे यही दो कंडीशन अप्लाई ना हो, वो डायरेक्शन भी चेंज करे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसने क्या तकरीबन 30 किलोमीटर तय किया है और उसी एक आवर में उसने 40 किलोमीटर तय किया, मतलब समय तो सेम है, एक ही आवर है दोनों में, एक ही आवर है दोनों में, यहाँ पे उसने 30 किलोमीटर, यहाँ पे उसने 40 किलोमीटर, जैसे हम लोग यूज करते हैं अपने लाइफ में। तो ऐसे यू मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ऐसे मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब इसके आगे वेलोसिटी हम लोग की कंप्लीट हो गई है, अब इसके आगे हम लोग एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करते हुए हम मोशन के कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।